हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप में से बहुत सारे लोग इसके रिलेटेड मुझे मैसेज किए कि जो रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल है उसके प्रीवियस ईयर का पेपर का डिस्कशन करें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से हमको आंसर करना है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल का। और ऑलरेडी आपको पेपर पैटर्न पता है कि किस तरीके से होता था। इससे पहले जो हम पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा चेंज था कि ये वाला जो सेक्शन है वो 50 मार्क्स का हुआ करता था और ये वाला जो सेक्शन है वो 100 मार्क्स का हुआ करता था। और यहाँ के जो 10 मार्क्स हैं और यहाँ के जो 20 मार्क्स हैं वो एक अलग एग्जाम होता था जिसे हम पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं, उसके लिए रिजर्व होता था, मतलब 30 मार्क्स। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि क्लास 2 के वैकेंसी तक जो नॉन गजेटेड हैं उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, तो यूपी गवर्नमेंट ने भी इसको हटा दिया और वहाँ का इंटरव्यू को मार्क्स यहाँ पे कट कर दिया। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो ये वाला पेपर डिस्कस करेंगे, मतलब पेपर 1 डिस्कस करेंगे जो 50 मार्क्स का इससे पहले आया करता था। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको सिलेबस दिख ही रहा है कि क्या क्या सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अगर आप नए हो चैनल पे तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, जो भी लेक्चर मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस खुद भी डिस्कस कर सकते हो आपस में। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विश टू इंट्रोड्यूस द अनअकैडमी स्प्रिंट फ्री क्रैश कोर्स फॉर जेईई मेंस 2021। ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए फ्री है। तो अगर आपके कोई भी रिलेटिव जेईई मेंस 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको जेईई मेंस का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये एंड होगा जनवरी 16 को। ये शेड्यूल है बेसिकली आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसके अलावा यहाँ पे ब्रीफ शेड्यूल मेंशन है इस सब कोर्स का, आप देख सकते हो। किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे शेड्यूल है, वीडियो को पॉज करके आप उस शेड्यूल को देख सकते हो और इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये है डिफरेंट एजुकेटर द्वारा कौन कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे कवर किया जाएगा, वो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। होप सो कि आपके एग्जाम के लास्ट टाइम में ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ज्वाइन दिस कोर्स टुडे। Educating today for better tomorrow. और स्टार्ट करने से पहले 2 क्वेश्चंस आप कंटिन्यूअसली पूछ रहे हो, उसको मैं कंफर्म करना चाहूँगा। एक तो कि ये पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। तो ये मुझे नहीं पता कि ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। इससे पहले यहाँ पे आप पेपर देख रहे हो, ये डिस्क्रिप्टिव है। अब इस बार ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसा कुछ भी एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं है। एडवर्टीजमेंट में ये केवल मेंशन है कि वहाँ पे रिटन एग्जाम होगा और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। और जो भी रिटन एग्जाम या प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट है वो भी मुझे नहीं पता। आप कंटिन्यूअसली पूछ रहे हो कि एग्जाम कब होने वाला है या कब हो सकता है, तो ये भी कंफर्म नहीं कह सकते, बट मुझे लगता है विद इन द ईयर हो जाएगा आपका ये एग्जाम। और जब भी डेट फिक्स की जाएगी यूपीपीएससी आपको इन्फॉर्म करेगा, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, उसमें मेंशन होगा सारा कुछ कि आपको कहाँ एग्जाम देने जाना है, एग्जाम का नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन होगी। बट स्टिल इस टाइम पे हमें नहीं पता है कि ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा और इसकी डेट क्या है। तो वो छोड़ते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम पढ़ सकते हैं। जो हमारे पास प्रीवियस डाटा है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, तो हम वहीं पे फोकस कर सकते हैं। अब ये जो पेपर है यहाँ पे आप देख रहे होगे ये 2011 मेंशन्ड है, बट नेट की दुनिया में जब आप सर्च करोगे कि आरआई पेपर प्रीवियस ईयर पेपर 2014 तो हर जगह आपको यही पेपर मिलेगा। आपके मन में सवाल आ सकता है कि यहाँ पे 2011 क्यों मेंशन्ड है। आई डोंट नो इवन कि यहाँ पे 2011 क्यों मेंशन्ड है। बट जो उत्तराखंड है ना उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये पेपर डाउनलोड किया, वहाँ पे ये मेंशन्ड है कि ये पेपर 2011 के रीजनल इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बाकी सारी जगह जो अनऑफिशियल वेबसाइट हैं, जो पर्सनल लोग चलाते हैं, वहां पे आप देखोगे तो इसको 2014 का पेपर बना के वहां पे उन्होंने अपलोड किया हुआ है। बट पेपर का डेट कुछ भी हो, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगी कि किस टाइप का पेपर पूछा जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा बरीड नहीं होना है इसके बारे में कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। आप यहाँ पे भी देखोगे डिस्क्रिप्टिव में, तो इसका भी मोस्ट प्रोबेबली नेचर ऑब्जेक्टिव जैसे ही है। बहुत कुछ आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन के फ्रंट पे वहाँ पे मार्क्स भी मेंशन है। 1 to 5 के जो क्वेश्चन है वो आपको 50 वर्ड्स में देने हैं। 50 वर्ड्स मतलब आपको 2 लाइन्स के आसपास लिखने हैं, 2 to 3 लाइन मैक्स टू मैक्स। और जो नेक्स्ट है 6 to 10 है, वहाँ पे आपको 125 वर्ड में आंसर आपका देना है। तो ये मैक्स टू मैक्स 5 to 6 लाइन आपको लिखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं,
4 to 6 भी कह सकते हो आप, क्योंकि एक लाइन में अराउंड 30 to 40 वर्ड्स आ ही जाते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हो, बट इतना काउंट नहीं किया जाता है, आप कम ज़्यादा भी लिखोगे तो चलेगा। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का है और यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे गए हैं और जैसे कि कहा गया है कि आपको 50 मार्क्स में लिखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल। देखो ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे मेंशन किया है मोटर व्हीकल। तो किसी भी मोटर व्हीकल आपको पता है, मोटर व्हीकल को डिफाइन किया गया है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में कि वो व्हीकल जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड हो, चाहे तो उसमें इनसाइड इंजन हो या आउटसाइड इंजन हो, उसको हम मोटर व्हीकल कहेंगे। बट जैसे मेट्रो हुई, प्लेन हुई, ये सब भी रोड पे चलते हैं, स्पेसिफिक रोड पे चलते हैं, इनको हम मोटर व्हीकल नहीं कहते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इससे रिलेटेड मैंने MCQ भी पोस्ट किया है कई सारे। तो यहाँ पे मोटर व्हीकल लिखा है, तो मोटर व्हीकल ये समझाने का मतलब यहाँ पे ये है कि सारे मोटर व्हीकल के लिए यूनिफॉर्म नहीं होता है, केवल जो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की मोटर व्हीकल होती है ना, उन्हीं के लिए यूनिफॉर्म होता है, मतलब पहनना कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी। यूपी में रिसेंट का न्यूज़ है ये, एक ट्रक ड्राइवर को फाइन लगाई गई थी 2000 रुपीज़ का, क्योंकि वो लुंगी और बनियान पहन के ट्रक चला रहा था। तो जो भी ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की व्हीकल है, अब ट्रांसपोर्ट में भी कई सारी कैटेगरी हैं, बट इन शॉर्ट आप ये समझ लो, जो भी ट्रांसपोर्ट मतलब भाड़े पे जो चलती हैं, अगर उसका कोई ड्राइवर है तो वहाँ पे आपको ड्रेस पहनना कंपलसरी होता है एज पर द मोटर व्हीकल रूल। अब इससे रिलेटेड जो पावर है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि स्टेट गवर्नमेंट किस टाइप का ड्रेस लगाना चाहती है। अब जैसे पैसेंजर व्हीकल है, जो हैवी गुड्स व्हीकल हैं, जो टैक्सी हैं, उनके लिए अलग अलग ड्रेस हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करती है। तो यहाँ पे आपको बताना था यूनिफॉर्म के बारे में ड्राइवर के मोटर व्हीकल की, तो 50 वर्ड में बताना था। इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दिया, आपके अपने मर्जी के हिसाब से जो चाहो आप लिख सकते हो। What are the uniforms should be worn by the conductor and conductor of the stage carriage? स्टेज कैरेज क्या होती है? स्टेज कैरेज वो व्हीकल होती है जो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में आती है, बट वहाँ पे इंडिविजुअल लोग अपने फेयर पे करते हैं, उसको बुक नहीं किया जा सकता, मतलब किसी एक आदमी के द्वारा उसमें सारे लोग ट्रेवल कर सकते हैं। अगर सिंपल हम एग्जांपल लें तो जैसे आपके रोडवेज बसेज होती हैं ना, जिनका कई सारा स्टॉपेज होता है, उसे हम स्टेज कैरेज के कैटेगरी में रख सकते हैं। वहाँ पे हर कोई चढ़ता है, अपने स्टॉप पे उतरता है, अपना फेयर पे करता है। अब कोई ये कहे कि मैं रोडवेज बस को बुक कर लूँगा, केवल और केवल मैं ही चलूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो इस टाइप की व्हीकल होती हैं उसे हम स्टेज कैरेज कहते हैं। तो आपने देखे होंगे वहाँ पे कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर के पास भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब ये यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट में इसलिए डिफाइन किया गया है कि यूनिफॉर्म पहनने से जो अथॉरिटीज़ होती हैं या जो लोग होते हैं जो उसकी सर्विस ले रहे हैं, उनको पता चलता है कि आप ही कंडक्टर और ड्राइवर हो। इस यूनिफॉर्म के साथ साथ आपको बैचेज भी दिए जाते हैं। बैचेज जो आपके नाम लगा होता है, उसमें लिखा होता है आप कौन हो, तो ये बैचेज भी आपको लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है सी, व्हाट डू यू मीन बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बस के बारे में आप क्या जानते हो? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बस की अगर डिफिनीशन देखो आप, तो मोटर व्हीकल एक्ट में इसकी डिफिनीशन साफ साफ मेंशन्ड है। जो आपका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 11 है, कोई भी ओमनी बस जो कॉलेज या किसी स्कूल द्वारा ओन्ड करती हो और केवल स्टूडेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर स्टाफ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बस। इसके अलावा इनका प्रोटोकॉल भी है कि किस कलर का होना चाहिए, कहाँ पे क्या पेंट होना चाहिए, कहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आपको 50 वर्ड में ही यहाँ पे आंसर देना है। तो आपके दिमाग में उस टाइम पे जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो जो भी चीज़ें आती हैं आप अपने मर्जी से लिख सकते हो। इन शॉर्ट आपको डिफाइन करना है कि अगर इस टाइप की चीज़ें होंगी तो उसे हम कहेंगे कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बस है। बट आप ट्राई करो कि पहले उसका डिफिनीशन लिखो जो मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा गया है। अगर आपको सेक्शन और सबसेक्शन याद है तो वेल एंड गुड, वो भी आप लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छे इंप्रेशन होगा। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, डिफिनीशन तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस को भी डिफाइन किया गया है आपके मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 19 में। इसको कहा गया है कि किसी भी टाइप के व्हीकल को चलाने के लिए अगर कोई जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है आपको ये अथॉरिटी देती है कि आप ये मोटर व्हीकल चला सकते हो या फिर किसी पर्टिकुलर मोटर व्हीकल को आप ड्राइव कर सकते हो,
तो उसे हम कहते हैं लर्निंग लाइसेंस। एक चीज़ और ध्यान रहता है, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखा रहता है कि जब आप लर्न कर रहे हो व्हीकल को, लर्निंग लाइसेंस के साथ व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, तो आप पब्लिक रोड पे उसे ड्राइव नहीं कर सकते, किसी स्पेसिफिक प्रीमाइसेस में ही ड्राइव कर सकते हो। उसके साथ साथ जब आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ पे कोई आपको गाइड करने के लिए होना चाहिए, आप अकेले ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द मैक्सी कैब। मैक्सी कैब की भी डिफिनीशन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये भी मेंशन है आपके सेक्शन 2 के सब सेक्शन 22 में। स्पेशली बहुत सारी डिफिनीशन वहां पे मेंशन है, और मैं जब भी मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाया हूं वहां पे कहा हूं कि जो सेक्शन 2 है उसके जितने भी सब सेक्शंस हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैक्सी कैब किसे कहते हैं? मैक्सी कैब में पैसेंजर की लिमिट होती है 6 to 12, मतलब मिनिमम 6 पैसेंजर, मैक्सिमम 12 पैसेंजर, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़ के, और जिसको आप रेंट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक तरह की ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है, जो भी व्हीकल रेंट के लिए जाती हैं उन्हें हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं। तो आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, जो भी चीजें आपको याद है आप लिख दो। ये टोटल 5 क्वेश्चन आप करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब 1 मार्क्स के ये हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो अगर आपको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, दोनों में से कोई सी लैंग्वेज आप प्रीफर कर सकते हो, दोनों आसपास ही दिया गया रहेगा आपके पेपर में। तो ये है जो क्वेश्चन यहाँ पे, ये हाईवे कोड से है, आपको ये एनालिसिस करना है। और आप जब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आप कुछ कंक्लूजन पे भी पहुंचोगे कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो अराउंड ऐसे क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन मोस्टली वो हाईवे जो यूपी से पास हो रहे हैं, मेजर हाईवे हैं, किसी दूसरे स्टेट के मेजर सिटी को कनेक्ट करते हैं यूपी से पास होते हुए, उन्हीं को फोकस करके यहाँ पे पूछा गया है। तो आप जब हाईवे कोड पढ़ो तो इस बात को अपने दिमाग में रखो कि हमें ऐसे हाईवे को पहले मेमोराइज करना है जो यूपी से पास हो रहे हैं और किसी दूसरे स्टेट के मेजर सिटी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द हाईवे कनेक्टिंग दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर एंड प्रोसीडिंग टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग सकता है ऐसा, बट जब आप इसको मैप में देखोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मैं आगे आपको मैप भी दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली है जो NH1 मतलब नेशनल हाईवे 1 है, ये जो दिल्ली पानीपत से होते हुए कुरुक्षेत्रा, अंबाला, जालंधर, लुधियाना, फगवाड़ा, अमृतसर से होते हुए इंडो पाक बॉर्डर तक जाता है। तो इसे हम कहते हैं NH1। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो NH1 का, कुछ यहाँ से स्टार्ट होके आप देखो यहाँ तक जाता है, तो ये है NH1। आप डायग्राम से इसको याद रखोगे तो आपको ये इजीली याद रहेगा। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईवे गोइंग टू द कोलकाता बाय कनेक्टिंग दिल्ली, मथुरा, आगरा, वाराणसी एंड बारा। तो ये डेफिनेटली आपको एक बार तो सारे हाईवे कोड्स पढ़ने पड़ेंगे, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो यूपी से पास हो रहे हैं और मेजर हाईवे हैं उनको तो आपको याद रखना ही रखना है। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और सिटी भी आपको याद रहेंगे अगर आपका जो ज्योग्राफी है, मैप है, थोड़ा सा क्लियर है। तो ये देखो दिल्ली से स्टार्ट होके ये वेस्ट बंगाल कोलकाता तक जाता है। अब ये जो हाईवे है ना, इसे हम ओल्ड अगर इसका नाम देखें तो इसे हम कहते थे NH2। क्या कहते थे इसको हम? NH2। बट 2010 में इसका रीनंबरिंग कर दिया गया, मतलब बहुत सारे हाईवे का रीनंबरिंग कर दिया गया और बहुत सारे हाईवे को ब्रेक भी कर दिया गया कि उसके कुछ पोर्शन को कुछ नाम दे दिया गया, कुछ पोर्शन को कुछ नाम दे दिया गया। तो ऐसा ही NH2 के साथ भी हुआ। तो NH2 को बेसिकली 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। तो जो नई दिल्ली है, मतलब दिल्ली से लेके आगरा तक का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं NH44, और आगरा से लेके कोलकाता तक का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं NH19। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो अपने एग्जाम में, अगर सब्जेक्टिव हुआ तो। ऑब्जेक्टिव हुआ तो डेफिनेटली पहले से मेंशन होगा, ऑब्जेक्टिव किसी टाइप का वो बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द हाईवे कनेक्टिंग आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, ये सभी को पता होगा ना, इसको हम कहते हैं आगरा मुंबई हाईवे। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे पार्ट में इसको ब्रेक डाउन किया गया है। यहाँ पे डायग्राम भी आप देख सकते हो, मैप है। बेसिकली आगरा से स्टार्ट होके ये मुंबई तक आता है। मुंबई का जो बेसिकली वसई विरार वाली एरिया है, यहाँ से ये इंटर करता है, मतलब थाने डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से वो इंटर करता है। अब तो वसई विरार खैर पालघर में आ गया है, बट इसको भी काफी सारे पार्ट में ब्रेक किया गया है। जैसे आगरा से लेके ग्वालियर तक इसे हम कहते हैं NH4, ग्वालियर से लेके बिहार तक इसे हम कहते हैं NH46, धुले से लेके नासिक तक इसे हम NH60 कहते हैं, और नासिक से लेके थाने तक इसे हम 160 कहते हैं। एक दो नाम इसको और कहते हैं, जैसे आगरा से ग्वालियर तक हम इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं, नासिक से मुंबई तक इसे हम मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे कहते हैं।
तो ये सारी चीज़ें भी अगर आपको याद हैं तो आप एग्जाम में लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 50 में ही होना चाहिए, 50 वर्ड में, तो 2 लाइन लिखना है। इतनी सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको एग्जाम में याद आता है वो आप चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम द अंबाला कनेक्टिंग नाहन, देहरादून, हरिद्वार, हरिकेश, तो ये भी है NH-72 और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है। इसमें 200 km का एक्सप्रेसवे भी है देहरादून के आसपास का, तो केवल आपको हाईवे का नाम मेंशन कर देना इन सिंपल। इसको भी आप मैप से देख सकते हो तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी पता चलेंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द हाईवे पासिंग थ्रू द गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, ये कौन सा हाईवे है? दिस इज़ द हाईवे NH-58 और ये हाईवे की टोटल लेंथ, जैसे कि हाँ कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उसकी आप टोटल लेंथ याद कर लो, कौन कौन मेजर सिटी से वो पास होते हैं ये याद कर लो, ये याद कर लो अगर उसकी री नंबरिंग की गई है तो ये सारी चीज़ें आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 538 किमी। ये स्टार्ट होता है आपका माना बेसिकली एक बॉर्डर एरिया है नियर इंडो तिब्बत, वहाँ से स्टार्ट होता है और गाजियाबाद तक ये एंड होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द हिल रोड एज डिफाइन द यूपी मोटर व्हीकल रूल? हिल रोड क्या होता है? बेसिकली जैसा कि नाम है वैसे ही इसकी डिफिनीशन भी है, कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है। वो सारे रोड जो हिली एरिया से पास होते हैं, मतलब पहाड़ी एरिया से पास होते हैं, जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हैं ज़्यादा, जहाँ पे स्लोप है, उसे हम कहते हैं हिली रोड। डिफाइन किया गया है कि ये पर्टिकुलर रोड यहाँ से लेके यहाँ तक हिली रोड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी शॉर्ट में आपको लिखना है, तो बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना। 50 में ही क्वेश्चन आंसर देना है आपको। यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, जो हिल रोड्स होते हैं वहाँ पे व्हीकल के ड्राइविंग से रिलेटेड, ड्राइविंग रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, सपोज करिए ये कोई हिली रोड है और यहाँ पे 2 व्हीकल हैं, एक व्हीकल डाउन से अप जा रही है, दूसरी व्हीकल अप से डाउन जा रही है, और बीच में मान लीजिए कोई ऐसा पास है जहाँ पे केवल एक व्हीकल पास हो सकती है, तो वो व्हीकल कौन सी होगी? जो डाउन से अप जा रही होगी, इसके पास होगा राइट टू गो, ये पहले जाएगी। इसके रीजन भी हैं, बेसिक लॉजिक्स भी आप लगा सकते हो कि इस व्हीकल के एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये डाउनवर्ड फॉल हो सकती है, इसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है क्योंकि व्हीकल का पिकअप मेंटेन करना होता है, फ्रिक्शन पता नहीं इतना है कि नहीं है कि व्हीकल डाउनवर्ड गिरने लगे। यहाँ पे आप इजीली ब्रेक लगा के इसको रोक सकते हो, इसलिए इसके पास होता है। ऐसे बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं ड्राइविंग रेगुलेशन से लेके जब आप हिल रोड पे ड्राइव करते हो तो इन शॉर्ट हिल रोड वो रोड होते हैं जो बेसिकली पहाड़ी एरिया से क्रॉस करते हैं। यूपी में जो भी पहाड़ी एरिया है वहाँ से जो भी रोड क्रॉस करते हैं उन सबको नोटिफाई किया गया है हिल रोड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है? डिस्कस इन ब्रीफ द कंडीशन ऑफ द ग्रांटिंग द ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है ये मेंशन किया गया है आपके मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 3 में। नेसेसिटी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आदमी पब्लिक रोड पे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल नहीं चला सकता है। तो अगर आप पब्लिक रोड पे व्हीकल चला रहे हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज आपको जो भी पनिशमेंट है ऑलरेडी मेंशन किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में 2019 में बहुत सारे अमेंडमेंट है इससे रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हो। समरी ऑफ अमेंडमेंट की मेरी जो वीडियो है वो आप जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो आपकी एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए। अब अलग अलग व्हीकल को ड्राइव करने के लिए अलग अलग एज डिफाइन की गई है, अब उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। आप मेडिकली फिट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, इससे पहले कलर ब्लाइंड जो लोग हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता था, बट अब कुछ परसेंटेज तक कलर ब्लाइंड हो आप, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको लगता है कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, आप व्हीकल को ड्राइव कर सकते हो, तो कलर ब्लाइंडनेस होते हुए भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। तो इस तरीके से मेडिकल फिटनेस भी चाहिए होती है। अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हो तो आपको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली जब आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने पहले तो इसके लिए एजुकेशन भी कंपलसरी था, बट अब एजुकेशन वाले सेक्शन को निकाल दिया गया है और आपको ट्रेनिंग दे दिया गया है कि आपके पास ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। जिस व्हीकल का, जिस पर्टिकुलर व्हीकल के लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो भी एथोराइज स्कूल हैं वहाँ से आपको ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास उस व्हीकल का लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आपको परमानेंट लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, डिटेल में मेंशन है। अगेन यहाँ पे आपको कम ही वर्ड में लिखना है, तो जितना आपको लिखना है उससे ज़्यादा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका रोड मार्किंग से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जहाँ पे हमने रोड मार्किंग को, रोड साइन को, सिग्नल्स को डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है।
ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, भैया मोटर व्हीकल 2-3 बना के ऐसे क्रॉस किया रहता है, मतलब सारी व्हीकल प्रोहिबिटेड हैं। ट्रक्स प्रोहिबिटेड, मतलब ट्रक बना के क्रॉस किया गया रहेगा। राइट टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब राइट टर्न बना के क्रॉस किया रहेगा। हॉर्न प्रोहिबिटेड, मतलब हॉर्न बना के क्रॉस किया रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे नाम है वैसे ही। तो आपको साइन पढ़ना है, इस रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हो। सिग्नल से रिलेटेड, रोड मार्किंग से रिलेटेड, ड्यूटी से रिलेटेड भी हैं, ड्राइवर की ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए उस टाइम पे जब इस टाइप की साइंस आती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मोटर व्हीकल एक्ट में डिस्कस किया गया है, तो आप वो सारी वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द ड्यूटी एंड फंक्शन एंड कंडक्ट ऑफ द ड्राइवर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो ड्राइवर होता है, जो व्हीकल भाड़े पे चल रही है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये ड्यूटी भी रूल्स में मेंशन्ड है। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार पढ़ लोगे सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। यहाँ पे आपको आपका 4 to 6 लाइन में आंसर होना चाहिए, मतलब आंसर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है 95, 96, वहाँ पे भी आपके कुछ ड्यूटीज मेंशन है। ट्रांसपोर्ट, देखो ये कि आपको ध्यान देना है, सारे ड्राइवर की ड्यूटी यहाँ पे नहीं पूछा है, केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइवर की ड्यूटी पूछा है। तो आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइवर की ड्यूटी ही बतानी है, वहाँ पे ऑलरेडी सेपरेटली मेंशन है रूल्स में। तो क्या क्या ड्यूटीज होती हैं बेसिकली, आप पहले जो ड्राइवर है वो चेक करेगा कि उसकी गाड़ी फिजिकली फिट है कि नहीं चलने के लिए, वहाँ पे प्रॉपर फ्यूल है कि नहीं, ऐसा नहीं कि गाड़ी बीच में जाके बंद हो जाए। डिले नहीं करना है, जो जर्नी डिफाइंड की गई है कि इसके बीच में आपकी व्हीकल इस टाइम पे पहुँचेगी, उस टाइम पे पहुँचाना है। जो पैसेंजर हैं उसके लगेज का टेक केयर करना है। कहीं पे आपकी व्हीकल ख़राब हो जाती है तो जो पैसेंजर हैं उनके लिए अल्टरनेटिव व्हीकल अरेंज करना है। जो पैसेंजर हैं उनसे प्रॉपरली बिहेव करना है। और ऐसे बहुत सारी ड्यूटीज़ मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर हम जनरल ड्यूटीज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ सेक्शन वाइज जनरल ड्यूटीज़ भी मेंशन किया गया है जो ड्राइवर से रिलेटेड है। तो अगर आपको ड्राइवर की ड्यूटी पूछेगा तो ये सारी चीज़ें मेंशन है। अगर आपको पूछेगा कि स्टेज कैरेज या ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइवर की ड्यूटी क्या होती है, तो जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द ड्यूटी फंक्शन कंडक्ट ऑफ द कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज। ऑलरेडी मैंने आपको बताया स्टेज कैरेज क्या होता है, जो व्हीकल भाड़े पे चलती हैं, कई सारे स्टॉपेज होते हैं, इंडिविजुअल लोग फेयर पे करके ट्रेवल करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, रोडवेज बसेज जो होती हैं। तो इस टाइप के व्हीकल को स्टेज कैरेज कहते हैं। यहाँ पे कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर की ड्यूटी भी सिमिलर, बहुत हद तक सिमिलर होती है आपके ड्राइवर की ड्यूटी से। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करते हैं, टिकट इशू करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, कोई व्हीकल को बोर्ड कर रहा है तो ऐसा नहीं ये भाई साहब बीच में रास्ते में खड़े हो जाते हैं ना दरवाजे पे, कई बार ये ऐसा नहीं कर सकते। और जितनी सीटिंग कैपेसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और जो कि फॉलो नहीं होता है, जितनी सीटिंग कैपेसिटी है आपके व्हीकल में, आपके परमिट में जितना मेंशन है, आप उतना ही लोगों को अलाउ कर सकते हो व्हीकल में। बट ये भाई साहब मानने को तैयार ही नहीं होते, या लोग भी मानने को तैयार नहीं होते, भर जाते हैं। स्मोक नहीं कर सकते हैं ये व्हीकल में, किसी और को स्मोक करने नहीं देना है इनको। ये ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में नहीं हो सकते, मतलब शराब पी के व्हीकल में नहीं जा सकते। जो गुड्स हैं, जो लोगों के सामान हैं, उसका रक्षा करना, ऊपर रखा हुआ है तो ये ध्यान देना कि बारिश हो तो भीग ना जाए, ये सारी चीज़ें इनको भी करना होता है। तो इन शॉर्ट डिटेल में जो कंडक्टर है उनकी भी ड्यूटीज मेंशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक ब्रीफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर 1 2 3 करके आप लिख सकते हो आंसर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द स्टेट ऑन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। तो आपका चैप्टर है 5, जो बेसिकली कंट्रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात किया करता है। वहां पे जो सेक्शन है 96 वो बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे मेंशन भी किया मैंने, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रूल फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर का मतलब कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, जो भाड़े पे चलती हैं। अगर भाड़े पे चल रही है तो वहां पे परमिट इशू करना होगा। तो परमिट इशू करने की जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। उसको रिन्यू करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। उसको कैंसिल करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। कितना फी रखना है ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए परमिट के लिए स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। किसी व्हीकल को अगर एग्जेम्प्ट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ध्यान देना, जिन व्हीकल को परमिट चाहिए उन व्हीकल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। सेफ्टी फीचर अगर उन व्हीकल में कुछ ऐड करना है कंपलसरी है तो उससे रिलेटेड भी बना सकती है। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनके पासिंग, मार्किंग, पेंटिंग, मतलब इन शॉर्ट वो किस टाइप का पेंट होना चाहिए। आप देखे होंगे ना, अलग अलग स्टेट में जो व्हीकल्स होती हैं भाड़े पे चलती हैं उनका पेंटिंग अलग अलग होता है।
तो उससे रिलेटेड भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। तो बेसिकली ये है आपके स्टेट गवर्नमेंट का पावर टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये मेंशन किया गया है आपके सेक्शन 96 में, आप पढ़ सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू द इंश्योरेंस ऑफ द मोटर व्हीकल अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। अब बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, हालांकि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो पूरा चैप्टर है आपका मोटर व्हीकल अमेंडमेंट में, मैंने दोनों डिस्कस किया हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का भी डिस्कस किया हुआ है। उसको पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन आ रहे थे, इसलिए उसको एक नया चैप्टर बना के ऐड कर दिया गया है जो अमेंडमेंट आया था 2019 में। तो दोनों मैंने ऐड किया हुआ है सेपरेटली, दोनों आप पढ़ सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो समरी वाला लेक्चर है मेरा, पूरी प्लेलिस्ट आपको देखना ही देखना है। वहां पे जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें मेंशन किया गया है इंश्योरेंस के बारे में, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है आपको, तो मैं 2-3 चीजें हैं जो इंश्योरेंस में यूज होती है, पहले आपको वो बता देता हूँ। इसमें थर्ड पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी कौन होता है। एक तो देखो, जो इंश्योरेंस करवाता है मतलब ओनर ऑफ द व्हीकल, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पार्टी। जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस देता है मतलब इंश्योरेंस कंपनी, उसे हम कहते हैं सेकेंड पार्टी। और इसके अलावा जो भी लोग हैं रोड पे, जो भी लोग चल रहे हैं, उन सभी को हम कहते हैं थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ये सभी व्हीकल के लिए कंपलसरी है एज पर द मोटर व्हीकल रूल। अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उसके ऊपर फाइन चार्जेस कितना है अमेंडमेंट के हिसाब से, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों भाई, देखो क्या होता है, मान लीजिए आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है, सामने से कोई आ रहा है आदमी, इसकी कोई गलती नहीं, अपने साइड पे जा रहा है, बट आप घोड़े पे सवार हो, मतलब आपने ड्रिंक कर रखा है और इसको उड़ा दिया। इसकी कोई भी गलती नहीं है, अपने साइड से भी चल रहा है, बट आपकी गलती की वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ। अब मान लीजिए आपको इसको अगर पैसा देना पड़ता, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती, लाइबिलिटी आपके ऊपर, सारी की सारी लाइबिलिटी आपके ऊपर होती, तो आप क्या करते हैं, यहां से फरार होने का काम करते हो। वैसे तो मैंने कहा है कि ड्रिंक करके आपने ठोका है, अगर ड्रिंक करके आप एक्सीडेंट करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट्स आ जाता है, वो मना कर सकता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को डिनाई कर सकता है कि वो पैसा नहीं देगा, क्योंकि आपने मोटर व्हीकल एक्ट के रूल को वायलेट किया है। सपोज करिए आपने ड्रिंक करके नहीं ठोका है, गलती से एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेज आ गई, उस केस में ये आदमी क्लेम करेगा जो भी पैसा, इसकी इंजरी हुई, इसका डेथ हुआ, इसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई, तो ये क्लेम कर सकता है। अब वो क्लेम आपके ऊपर नहीं आएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। अब सपोज करिए ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं होता, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता, तो सारी लायबिलिटी आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर होता, आप एक्सीडेंट करके फरार होने के बारे में ज्यादा सोचते, इसके साथ चाहे कुछ भी हो। अभी क्या है, आप सोच रहे हो कि चलो मेरी गलती नहीं, एक्सीडेंट हो गया, ऐसी सर्कमस्टांसेज हैं, इंश्योरेंस कंपनी इसको पैसा पे करेगी, अपने कोई टेंशन नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि इसको थोड़ा बचाया जाए, हॉस्पिटल ले जाया जाए, जो भी चीजें हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक लीगल कवरेज मिलता है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है, एक पीस ऑफ माइंड होता है, और चूंकि इसका सेटलमेंट भी क्विक और इजी हो गया है, गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, और अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिल भी जाता है। एक ह्यूज अमाउंट का असिस्टेंट एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आपको ईएमआई पे करनी होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज डिस्क्राइब द जुरिडिक्शन, कंपोजिशन, पावर एंड प्रोसीजर फॉलो बाय द क्लेम ट्रिब्यूनल। अब ये क्लेम ट्रिब्यूनल क्या होता है, इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। अमेंडमेंट में कुछ अमेंडमेंट भी हैं, इसमें आपको दोनों दिखना है, मोटर व्हीकल एक्ट 1989 भी दिखना है, 2019 का अमेंडमेंट भी देखना है। अब ये होता क्या, इनका जुरिडिक्शन कहाँ पे होता है, अगर हम इनके पहले जुरिडिक्शन की बात करें तो ये बेसिकली इनका जो जुरिडिक्शन होता है वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से रिलेटेड होता है। अब मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, वहां पे कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया, इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं नहीं ड्राइवर की गलती है, उसने रूल तोड़ा है, मैं इंश्योरेंस नहीं दूंगा, ड्राइवर कह रहा है नहीं मेरी गलती नहीं, आपको देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी बेचारा घूम रहा है। तो इस केस में इस टाइप की जो केसेज होती हैं वो कोर्ट में ना जाके जो मोटर व्हीकल क्लेम ट्रिब्यूनल है वहां पे जाते हैं, ताकि कोर्ट पे बर्डन कम हो सके, ठीक है। तो ये इनका जुरिडिक्शन होता है। केवल और केवल केस जो है एक्सीडेंट से रिलेटेड जो है, चाहे वो इंजरी से रिलेटेड हो, चाहे किसी के डेथ से रिलेटेड हो, या प्रॉपर्टी डैमेज से रिलेटेड हो, सारी चीजें ये सुनेंगे। कंपोजिशन क्या होता है भाई, ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है कि क्लेम ट्रिब्यूनल में कितने सारे लोग होंगे, बट मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, इससे ज्यादा लोग होने चाहिए। कौन होना चाहिए भाई यहाँ पे, तो हाई कोर्ट का जज हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो सकता है, या फिर ऐसा कोई जिसके पास ये एबिलिटी है कि उसको अपॉइंट किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज, तो उसको भी यहाँ पे रखा जा सकता है क्लेम ट्रिब्यूनल के मेंबर में।
अगर इनके हम पावर और प्रोसीजर की बात करें तो पावर के बारे में 169 सेक्शन 169 में मेंशन है, प्रोसीजर के बारे में भी वहीं पे मेंशन है। तो क्या होता है 168 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 168 कहता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको नोटिस देना होता है क्लेम ट्रिब्यूनल को। क्लेम ट्रिब्यूनल में एक बार आपने एप्लीकेशन दिया, क्लेम ट्रिब्यूनल क्या होगी, जो भी प्रॉपर्टी होंगी जैसे इंश्योरर हो गया, जो ड्राइवर एक्सीडेंट किया है उसको नोटिस भेजा जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे। अगर इनके हम पावर की बात करें तो जो सिविल कोड का पावर होता है ना, ये पावर क्लेम ट्रिब्यूनल के पास भी होता है। मतलब ये विटनेस को भी बुला सकते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं, आपका बयान भी ले सकते हैं। जैसे कि एक सिविल कोड काम करती है वैसे ही क्लेम ट्रिब्यूनल भी काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। अगेन बहुत ज़्यादा आपको मेंशन नहीं करना है, पढ़ लेना आप इसको, जितनी चीज़ें आपको उस टाइम पे याद आए उतना मेंशन कर देना। 4 से 5 लाइन एटलीस्ट होना चाहिए। अच्छा रहेगा अगर आप सेक्शन के बारे में बताओ, चैप्टर के बारे में बताओ कि इस चैप्टर में मेंशन है क्लेम ट्रिब्यूनल के बारे में, इस सेक्शन में ये मेंशन है क्लेम ट्रिब्यूनल के बारे में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छा इंप्रेशन देती हैं, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्योंकि 5 मार्क्स का है और 4 से 5 लाइन आपको 5 से 6 लाइन लिखनी है, तो अच्छी चीज़ें आप लिखोगे तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें हम इसका जो टेक्निकल पोर्शन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको डिस्कस करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे आपको आंसर करना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। और वीडियो पसंद आई होगी तो वैसे तो लाइक शेयर आप मेरे कहने से करोगे नहीं, फिर भी दिल से आवाज़ आए तो कर देना और औरों के साथ शेयर करते रहिए।